Good morning to all of you. Welcome to the social journey. I hope you all people are good. Today we are going to discuss about class 10th history chapter 2 nationalism in India. In the previous video lecture I was discussed the Rowlatt Act. ठीक है, पिछले वीडियो लेक्चर में हम रॉलेट एक्ट के बारे में क्या किए थे, डिस्कस किए थे और उसी में हम लोग जालियांवाला बाग इंसिडेंट्स के बारे में भी पढ़े थे। ठीक है, तो बेसिकली जालियांवाला बाग इंसिडेंट्स क्या होता है कि 13 अप्रैल 1919 को लोग सेलिब्रेट करने के लिए, बैसाखी का पर्व मनाने के लिए जालियांवाला बाग में आते हैं। जालियांवाला बाग एक पार्क है, वहां पे लोग आते हैं। उसका एग्जिट गेट एक ही था, मतलब बाहर निकलने का और अंदर आने का गेट एक ही था। और जनरल वहां पे कुछ लोग पर्व मनाने के लिए आते हैं और कुछ लोग मीटिंग करने के लिए आते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में ये सब डिस्कस कर चुके हैं। तो जनरल डायल क्या करता है, गेट को क्लोज करके गोली चला देता है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। ये सारी कहानी हम पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम क्या डिस्कस करते हैं, तो जालियांवाला बाग इंसिडेंट्स के बाद क्या हुआ। ठीक है, तो क्राउड्स टुक अ स्ट्रिक्ट इन द मेनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स। ठीक है, और ये जितने भी ये जो इंसिडेंट हुआ, ये कहाँ हुआ था, नॉर्थ इंडियन टाउन पंजाब वाला इलाका में हुआ था, जिस वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। जब इंसिडेंट हुआ, लोग मर गए, तो लोगों ने क्या किया, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पुलिस ने क्या किया, और लोगों को मारने, पीपल को मारने स्टार्ट कर दिया। तो देखा गया कि पीपल और पुलिस के बीच में क्लैश डेवलप हो गया, स्ट्राइक्स होने स्टार्ट हो गए। ठीक है, स्ट्राइक्स हो गया और क्लैश विद द पुलिस, क्लैश हो गया एंड अटैक द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। लोगों ने क्या किया, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक करना स्टार्ट हो गया था। तो जो गांधी जी ने क्या स्टार्ट किया था, नॉन वायलेंस तरीके से सत्याग्रह स्टार्ट किया था, वो किसमें कन्वर्ट हो गया, नॉन वायलेंस सत्याग्रह कन्वर्टेड टू द वायलेंस, वायलेंस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस वजह से गवर्नमेंट्स को क्या मिल गया, मौका मिल गया। और ऑब्वियसली बात है, गवर्नमेंट्स के पास क्या थी, पावर थी, तो वो क्या कहेगा कि हम सिचुएशन अभी बहुत खराब है, हम उसे कंट्रोल करना चाहते हैं। और इसी वजह से ब्रिटिश को मौका मिल जाता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, द गवर्नमेंट रिस्पॉन्स विद द ब्यूटल रिस्पिरेशन, मतलब ब्यूटल रिस्पिरेशन मतलब लोगों को दबाने की कोशिश की, सीकिंग हिमलेट्स एंड द टेररिस्ट ऑफ द पीपल, मतलब लोग जो है वो क्या है, मतलब पूरी तरह से क्लैश बहुत ज्यादा हो चुका है। इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया, आप एक जगह रह नहीं सकते, इस तरह का कर्फ्यू टाइप का। और जहां होता था उसे पकड़, और पहले से रॉलेट एक्ट पास था कि आप कुछ कीजिए या नहीं कीजिए, आपको उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा और 2 साल बाद आपकी सुनवाई होगी। तो इस वजह से ये सारा उसको गवर्नमेंट को क्या मिल जाता है, मौका मिल जाता है। ठीक है, ये सारा सिचुएशन देख करके महात्मा गांधी ने क्या स्टेप टेकन लिया, उसके बारे में देखते हैं। सीइंग वायलेंस, महात्मा गांधी ने क्या देखा कि अब ये वायलेंस में कन्वर्ट हो गया। स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल ऑफ द मूवमेंट, जो मूवमेंट महात्मा गांधी ने चलाया था उसे उसने क्या कर दिया, वापस ले लिया, कॉल ऑफ कर दिया। अब समझ में आया कि जालियांवाला बाग इंसिडेंट्स के बाद क्या हुआ, पुलिस और लोगों के, पीपल के बीच में आपस में क्लैश डेवलप हो गया और गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा ब्रूटल रिप्रेस करना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से महात्मा गांधी ने क्या किया, कॉल ऑफ कर दिया उस मूवमेंट्स को। अब यहां तक आपको समझ में आया कि कॉल ऑफ हो गया। तो यहाँ पे एक और चीज था कि रॉलेट एक्ट सत्याग्रह जो था, वाइड स्प्रेड मूवमेंट्स इन द लिमिटेड, मतलब ये जो मूवमेंट्स जो स्प्रेड हो रहा था, फैल रहा था, ये लिमिटेड जगह पे था, मोस्टली सिटीज एंड टाउन्स। ये कहाँ थी, सिटीज और टाउन्स में था। गांव के जो लोग थे, विलेज के जो लोग थे, उन्हें पता भी नहीं था इस मूवमेंट्स के बारे में। और इसी वजह से तो लोग क्या आए थे, बैसाखी का पर्व मनाने आए थे। तो महात्मा गांधी ने सोचा कि इसे हम क्या करें, एक ब्रॉड लेवल पे लॉन्च करें। बात समझ में आ गई कि ये छोटा लेवल पे था तो इसीलिए ये फ्लॉप हो जाता है, तो कॉल ऑफ करना पड़ता है। तो बड़े लेवल पे हम क्या करें, इसे लॉन्च करें। बड़े लेवल पे लॉन्च करेंगे तो शायद ब्रिटिश क्या हो जाएगी, भाग जाएगी। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने क्या स्टेप टेकन लिया उसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। आई होप कि ये वाला लाइन आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, देखिए क्या महात्मा गांधी लॉन्च्ड ए मोर ब्रॉड बेस मूवमेंट इन इंडिया, मतलब एक बड़ा मूवमेंट्स लॉन्च किए, ब्रॉड बेस मूवमेंट लॉन्च करना स्टार्ट कर दिए, कहां पे, इंडिया में। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि ब्रॉड बेस कहने से तो मूवमेंट लॉन्च नहीं होगा, उसे लॉन्च करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी ने सोचा कि जो हमारे यहाँ, जैसे ब्रिटिश से हिंदू भी परेशान है, मुस्लिम भी परेशान है,
अगर मुस्लिम और हिंदू दोनों एक जगह मिल करके आ जाए तो इस वजह से क्या होगा, एक मूवमेंट्स बड़ा लॉन्च हो जाएगा। बात समझ में आया? और वही मूवमेंट्स क्या लॉन्च करते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, देखिए आगे समझते हैं। मूवमेंट्स कुड बी ऑर्गेनाइज विदाउट ब्रिंग द हिंदू एंड मुस्लिम क्लोज टुगेदर। अब ये जो मूवमेंट्स लॉन्च होगा, बिना हिंदू मुस्लिम जो होगा एक एकजुट अगर होंगे, क्लोज्ड हो जाएंगे, तभी ये मूवमेंट्स क्या होगा, ऑर्गेनाइज होगा। नहीं तो फिर वो बिना एक साथ हुए ये मूवमेंट्स क्या होगा, ऑर्गेनाइज नहीं होगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, एक क्या स्टार्ट किया, तो इस मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए खिलाफत इशू उसने महात्मा गांधी ने लॉन्च किया। अब सवाल ये है कि खिलाफत इशू क्या है, इसके बारे में देखते हैं, समझते हैं। तो आपने फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में जाना होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था 1914 से लेकर के 1918 तक चला था। ठीक है, दो पावर थी, सेंट्रल और अलायंस थी। ये दोनों पावर में क्या होता है, लड़ाई होता है। सेंट्रल की अलग टीम थी, अलायंस की अलग टीम थी। ठीक है, देखिए होता क्या है कि ब्रिटिश जिस टीम में था वो टीम क्या हो जाती है, जीत जाती है, और जर्मनी वाला टीम जो था वो हार जाता है। और जर्मनी में कौन था, तो ऑटोमन टर्की था। ऑटोमन टर्की किसके टीम में था, तो ऑटोमन जो टर्की जो था वो जर्मनी के टीम में था। और ये क्या हो जाता है, हार जाता है। जब हार जाता है तो देखिए यहाँ पे लिखा है द फर्स्ट वर्ल्ड वार इंडेड विथ द डिफीटेड ऑटोमन टर्की। फर्स्ट वर्ल्ड वार में इन जब खत्म होता है तो कौन हार जाता है, ये हार जाता है। मतलब ये एक तरह से क्या हो गया, इसको हम क्या कहेंगे, विनर कह देते हैं, विनर। और इससे हम क्या करते हैं, लूजर, मतलब हार जाना, मतलब लॉस, लूजर हो गया तो वो क्या हो गया, हार गया। ठीक है, तो हार जाता है तो उस समय क्या होता है, एंड देयर वाज द र्यूमरस, मतलब क्या होता है, अफवाह इस तरह का फैल जाता है, डेट as the harsh peace of treaty was going to be imposed on the Ottoman Empire। ऑटोमन एम्पायर पे क्या हो जाएगा, एक ट्रीटी साइन हो जाएगी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स आप पढ़े होंगे। वो साइन हो जाता है कि उसे क्या देना पड़ेगा, मतलब एक तरह से जो भी युद्ध में लॉस हुआ है विनर का, मतलब जो जीता है उसको हम क्या करेंगे, भरपाई करेंगे, एक तरह से फाइन देंगे। इस तरह का सिचुएशन था। तो ऑटोमन एम्पायर उस समय क्या था, मुस्लिम एम्पायर था, मतलब मुस्लिम इस्लामिक एम्पायर था, तो मुस्लिम उसको फॉलो करते थे। तो ऑब्वियसली बात है, ब्रिटिश लोगों को जोड़ने के लिए क्या किया कि ब्रिटिश ने क्या किया था, पूरे मुस्लिम को फर्स्ट वर्ल्ड वार में पूरी तरह से दबाया है। तो इस वजह से दुश्मन कौन, ब्रिटिश का, इस्लाम, सॉरी ब्रिटिश क्या इस्लाम के भी क्या है, दुश्मन है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये ऑटोमन टर्की हो गया। फिर उसके बाद ऐसे समझते हैं यहाँ पे कि हिंदू हो गया और मुस्लिम हो गया। तो मुस्लिम का भी दुश्मन कौन, ब्रिटिश, इसका भी दुश्मन कौन, ब्रिटिश। तो ये दोनों इसके दुश्मन, तो दुश्मन और का दोनों क्या हो जाता है, दोस्त हो जाता है। तो उसी तरह से ऐसे समझे कि हिंदू और मुस्लिम आपस में क्या हो गए, दोस्ती निभा ली। क्यों, क्योंकि ब्रिटिश ने इस्लाम को तंग किया था और हिंदू तो परेशान थे ही ब्रिटिश से। ठीक है, और तो इस तरह से क्या होता है, हिंदू मुस्लिम को एकजुट किया जाता है। एक और कारण था, देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि एम्पायर द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। एक खलीफा नाम का क्या था, एक व्यक्ति था जिसको स्पिरिचुअल हेड माना जाता था पूरे वर्ल्ड में। कौन, खलीफा। तो खलीफा क्या था, इस्लामिक था, तो वो उसको पूरे वर्ल्ड में हेड माना जाता था। स्पिरिचुअल मतलब कहा जाए तो मतलब लोग ऐसे समझिए कि भगवान की तरह उसे मानते थे। तो इस वजह से क्या हो रहा था कि उसके भगवान को, मुस्लिम जो इस्लामिक है उसको भगवान को ही छेड़ दोगे तो पूरी मुस्लिम क्या हो जाएगी, आपकी दुश्मन हो जाएगी। तो ब्रिटिश के लोगों ने क्या किया, इस पे हरास ट्रीटी साइन करवा दिया। इस वजह से ब्रिटिश से मुस्लिम पूरे खत्म। तो इस तरह से लोगों को क्या किया गया, जोड़ा गया। मतलब कि देखिए ब्रिटिश ने अच्छा काम नहीं किया है, मुस्लिम के साथ भी कोई अच्छा काम नहीं किया है। आपके ही धर्म के लोगों को उसने क्या किया, एक ट्रीटी के थ्रू हरास्ट किया, परेशान किया। तो आपका भी दुश्मन कौन है, मुस्लिम है, इसको दम भर मिल करके क्या करेंगे, मारो। यहां तक समझ में आया कि हिंदू मुस्लिम को गांधी जी ने क्या किया, एकजुट किया। और एकजुट करने के लिए क्या इशू किया, खिलाफत इशू। खिलाफत इशू आपको समझ में आ चुका होगा कि खिलाफत इशू आपको क्या हो चुका होगा, आराम से ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है,
तो होता क्या है कि जब खिलाफत इशू लॉन्च करने के लिए हिंदू मुस्लिम को एक जगह कर लिया, और एक जगह करने के लिए क्या करेंगे, उसके जो जैसे होता है ना कि किसी को अपने अंडर में करने के लिए जो उसका लीडर होता है उससे हम क्या करते हैं, टाई अप, जिसकी बात मानेंगे। तो मुस्लिम की बात मानने वाले जो नेता थे उनसे महात्मा गांधी क्या करते हैं, बात करते हैं और पूरी मुस्लिम को अपने तरफ करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, तो मुस्लिम लीडर्स लाइक ब्रदर्स, दो भाई थे मुस्लिम लीडर्स के, मोहम्मद अली एंड सिखावत अली, बिगिन डिस्कशन विथ महात्मा गांधी अबाउट द पॉसिबल ऑफ द यूनाइटेड मास एक्शन ऑन द इशू। मतलब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कर समझेंगे, अली के मतलब जो दो भाई थे मोहम्मद अली और सिखावत अली, दोनों को क्या किया, मिला लिया अपने में, किसने, बात करके महात्मा गांधी ने अपने साथ ले लिया, और मिल करके हम क्या करेंगे, ये जो मास एक्शन है ना, मतलब यूनाइटेड मास एक्शन ऑन दिस इशू, जो ये इशू है इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि मुस्लिम और हिंदू क्या हो गए, एकजुट हो गए, मतलब मुस्लिम हिंदू को क्या कर लिया, मिला लिया, किसने, महात्मा गांधी ने आपस में मिला लिए। अब यहाँ तक इसको आपको कहानी समझ में आ चुकी होगी कि क्या हो रहा था कंट्री में, कैसे लोगों को एकजुट किया गया। ठीक है, गांधी जी was this as an opportunity to bring Muslim under the umbrella of the unified nation movements। ठीक है, अब एक ही छत के नीचे, मतलब अम्ब्रेला का मतलब क्या हुआ, एक ही छाता के नीचे सब आ गए, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर के क्या करेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, वो भी नॉन वायलेंस तरीके से, वायलेंस तरीके से नहीं। ठीक है, तो उसी में क्या होता है कि हर समय क्या होता था, कांग्रेस का एक सेशन होता था, तो कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस इन सितंबर 1920 में क्या होता है, कलकत्ता सेशन होता है, और इस कलकत्ता सेशन में मुस्लिम के लीडर्स को क्या करते हैं, अपने में मिला लेते हैं, बात करते हैं, और उसके बाद क्या लॉन्च होता है, द नीड टू स्टार्ट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स इन द सपोर्टेड ऑफ द खिलाफत एज वेल एज द स्वराज। मतलब खिलाफत और स्वराज के लिए, मतलब हम क्या करेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स को लॉन्च करेंगे। आपको समझ में आया होगा कि इसमें खिलाफत इशू क्या है, ये मैप पे आता है, कोलकाता सेशन ऑफ द कांग्रेस इन सितंबर 1920, ये मैप वर्क पे आता है, इसको आप देख लीजिएगा। दूसरा चीज उसमें, इसमें और भी क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द जालियांवाला बाग आफ्टर द जालियांवाला बाग, मतलब जालियांवाला बाग इंसिडेंट्स के बाद क्या इफेक्ट देखने को मिला, डिस्कस द खिलाफत इशू, या फिर एक्सप्लेन द खिलाफत इशू, इन सब चीजों पे क्या आता है, क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बन सकता है कि कलकत्ता सेशन कांग्रेस कब हुआ था, तो सितंबर 1920 में हुआ था, और इसमें क्या कौन या फिर कौन दो मुस्लिम लीडर्स थे जो महात्मा गांधी से मिले थे, तो मोहम्मद अली और सिखावत अली, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, देख लेंगे, या फिर आप देख लीजिएगा। ठीक है, आफ्टर जालियांवाला बाग समझ में आ गया। अब यहाँ पे खिलाफत इशू था ये भी, तो ये जो रॉलेट एक्ट वाला जो टॉपिक था ये पूरी तरह से क्या होता है, खत्म हो जाता है। जो था मैंने क्या किया, डिस्कस कर दिया। अगले वीडियो लेक्चर में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन भी बता दिए, क्वेश्चन मतलब पूछा जा सकता है कि जालियांवाला बाग इंसिडेंट्स के बाद क्या हुआ, खिलाफत इशू क्या है, इन सब के बारे में डिस्कस, राइट शॉर्ट नोट्स, किसी भी तरह से क्वेश्चन को क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। अगले वीडियो लेक्चर में द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।